नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। विशेष बीमारियों पर बात करने से इतर आज हम आपका डॉक्टर में आम बीमारियों पर बात करेंगे। इसके साथ ही कोरोना से जुड़े सवालों पर भी बात करेंगे। आम बीमारियों पर बात करने के लिए दायरा थोड़ा ज्यादा है। आपके जहन में भी शरीर से कोई जुड़ा आम समस्या को लेकर कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक कि कोरोना से जुड़ा कोई सवाल दिमाग में आता है तो वो भी पूछ सकते हैं। आम बीमारियों से जुड़ा दायरा आपको बता देते हैं, जिसमें हम अवसाद यानी डिप्रेशन पर बात करेंगे, नींद ठीक ढंग से क्यों नहीं आ पाती इस पर भी बात करेंगे, अपेंडिक्स पर बात करेंगे, इम्यूनिटी पर बात करेंगे, बुखार पर बात करेंगे और इसके साथ ही नजले पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कोरोना पर भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। तरह तरह के जहन में सवाल आना लाजमी है। तो ऐसे में आपको बता देते हैं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। और भी कई बीमारियों पर बात करेंगे जो आम समस्याएं हैं। मतलब आज आपका डॉक्टर कार्यक्रम में दायरा थोड़ा ज्यादा है। हमारे साथ आम बीमारियों पर बात करने के लिए होंगे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शुभांग सिंह। इसके इतर एक जानकारी ये भी बता देते हैं कि अगर आपको भी शरीर की आम बीमारियों से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, जिसको लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, चाहे वह कोरोना को लेकर हो, चाहे शरीर की आम समस्याओं को लेकर हो, हमने दायरा आपको बता दिया है कि हम किस किस मुद्दे पर बात करेंगे। और भी अगर इसके तरह आपके जहन में सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर आप कॉल करके कोई भी समस्या से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है या फिर जो भी आपको सवाल पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शुभांग सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शुभांग सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज हमारा आपका डॉक्टर कार्यक्रम में थोड़ा जो दायरा है बात करने को लेकर, सवालों का दायरा हो या फिर कोई भी समस्या को लेकर दायरा हो, वो पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। यानी कि अब जो हमारे दर्शक हैं वो उनके जहन में कोई भी सवाल आता है तो वह पूछ सकते हैं। लेकिन आम समस्याओं को लेकर हमने दायरा खुद तय किया है व्यक्तिगत तौर पर कि हम विशेष तौर पर किस किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो हम अनेक कोई विशेष बीमारी पर बात करें उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं, अगर कोई भी शरीर में बीमारी प्रवेश करती है उसका कारण क्या होता है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, पर जो प्रमुख कारण अगर मैं गिनूं तो वो 5 होते हैं जी। या तो कोई इन्फेक्शन है, तो क्या क्या इन्फेक्शन हमारे पास हो सकते हैं? कोई बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक कोई इन्फेक्शन है, या कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, शरीर में किसी चीज की कमी है जी। या तीसरा शरीर में कुछ सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है, वो या तो शुरुआत में उसे ट्यूमर कहते हैं, बाद में कैंसर कह सकते हैं। चौथी कुछ जो है जन्मजात बीमारियां होती हैं, कंजेनाइटल डिजीजेज होती हैं जो जन्म से ही मिलती हैं। और इसके अलावा पांचवी जो है कोई चोट लगने से, ट्रॉमा, उसकी वजह से किसी ऑर्गन का लॉस या कुछ मेडिसिन की वजह से कुछ ऑर्गन पे साइड इफेक्ट, इस तरह की चीजें, इस तरह की अमूमन हम बीमारियां देखते हैं। वैसे हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सके वो कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में ना फैल सके वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जी डॉक्टर साहब, बीमारियां बहुत हैं, लेकिन आम समस्या में आपके हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां आती है, ताकि हमारे दर्शकों को शुरुआत में भी ये पता लग जाए कि आखिरकार आपके हिसाब से भी दायरा क्या है और किस तरीके से वह सवाल पूछ सकते हैं आम बीमारियों को लेकर, चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर कोई भी विशेष एक बीमारी को लेकर बात हो। देखिए, क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर मैं बात करूं तो भारत में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस समय जो कोरोना वायरस आ गया, साल्मोनेला इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, ये ज्यादा कॉमन है जी। अब एज वाइज भी डिफरेंस हो जाता है। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की मैं बात करूं तो उसमें मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हृदय की बीमारी, किडनीज की बीमारी, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में रखते हैं। बच्चों में ज्यादातर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन वो देखने को मिलता है, या कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एडल्ट एज की बात करूं तो उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, या आजकल स्ट्रेस ज्यादा है तो कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वो देखने को काफी मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आजकल यंग लोगों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, ये भी जो है पैटर्न जो प्रोग्रेसिव यूथ है उसमें मिल रहा है, प्रोफेशनल्स में, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है जी। और बुजुर्गों में
तो कॉमनली हम देखते ही हैं डायबिटीज इंडिया में काफी लोग मधुमेह से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है। तो ये आम तौर पर जो है मेजॉरिटी ऑफ ओपीडी पेशेंट्स में कह सकता हूँ वो इन बीमारियों के आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बीपी के बारे में भी जिक्र किया और आपने तमाम तरीके की बीमारियों के बारे में जिक्र किया। बीपी एक ऐसी चीज है जो अब प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, चाहे वह 18 साल से कम उम्र का हो या फिर 18 से पार कर गया हो, 40 की उम्र का हो या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति हो। तो हम बीपी से शुरुआत करते हैं। आखिरकार बीपी क्यों बढ़ता है या फिर घटता है, इसका स्थायी इलाज क्या हो सकता है? देखिए, ये जो है एक लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल डिजीज है, यानी हमारी दिनचर्या पर आधारित बीमारी। अगर दिनचर्या को हम अच्छा रखेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ कंजेनाइटल कारण भी होते हैं इसके साथ, जिसमें कुछ लोगों की किडनी में कुछ कंजेनाइटल समस्या होती है और पारिवारिक तौर पर भी ये बीपी की बीमारी उनसे जुड़ी होती है, जिससे एडल्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, उनमें भी देखा जाता है ब्लड प्रेशर की समस्या को। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, हरी वरी एंड करी, लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पाइसी और अनहेल्दी खा रहे हैं। तो हरी वरी करी मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है। खाने में नमक का ज्यादा सेवन करना, बटर का ज्यादा सेवन करना, जंक फूड ज्यादा लेना, ये जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और हर काम में जो एक टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, जो हर चीज में टॉप करना चाहते हैं, स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं, जॉब में सबसे ज्यादा प्रमोशन चाहते हैं, अगर घर हो तो वो चाहते हैं कि और दोस्तों से बड़ा हो, गाड़ी हो तो औरों से बढ़िया हो। तो वो जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हैं जो हर चीज तेजी से करते हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है और काफी अग्रेसिव, इसके साथ साथ हार्ट की, हृदय की समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कुलदीप जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। कुलदीप, आपका सवाल क्या है? जी कुलदीप, सबसे पहले आप पीछे टेलीविजन की जो आवाज आ रही है वो आप कम कर लीजिए। कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप सवाल पूछिए कुलदीप। कुलदीप, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बीपी को लेकर और बीपी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो देश के कम से कम 15 से 20% लोगों को है और जिसके बाद नतीजा ये निकलता है कि तरह तरह के वह कदम उठा लेते हैं जो कि अपने आप में बेहद अफसोसजनक होते हैं। तो लोग स्ट्रेस मुक्त कैसे रहें, तनाव मुक्त कैसे रहें, डिप्रेशन की बीमारी आती क्यों है और इसकी शुरुआत कैसी होती है? अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत से लेकर सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से पर फर्क पड़ता है और इसका स्थायी समाधान है क्या? क्योंकि हम आज सवाल पूछना चाहते हैं कि होता क्यों है और इसका इलाज क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीज होती हैं साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि हमारा मन उनके बारे में सोच रहा है और वो लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। और जो एक रेस में हम दौड़ रहे हैं, हमें नहीं पता है रेस हमें कहाँ ले जा रही है। जिसके पास एक घर है वो दो चाहता है, एक गाड़ी है वो दो चाहता है, हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है, हर बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो जो एक रेस है टॉप में जाने की, सब कुछ अचीव करने की, हाई अचीवर बनने की, उससे ये स्ट्रेस बढ़ रहा है। कंपैरिजन जो आ रहा है स्टूडेंट्स में आपस में, जो पेरेंट्स एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, हर बच्चे के अपने गुण होते हैं। अगर मैं यूथ की बात करूं, क्योंकि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है, तो उनके स्ट्रेस के कारण यही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि एक बच्चे के 99% आ गए तो दूसरा बच्चा नहीं ला सकता, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो शायद आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, शायद वो कोई बिजनेस बहुत अच्छा कर सके। तो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने अंदर अपने गुणों को पहचानना है, अपने स्किल्स को अच्छा करना है, उसकी बेहतरी पे काम करना है, दूसरों को नहीं देखना। जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो समझें, जाने कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप खुश नहीं हैं, खाना खा के खुश नहीं हो रहे हैं, आप जो है अपनी लाइफ को, रूटीन एक्टिविटीज को देख के खुश नहीं हो रहे हैं, जो दोस्तों के साथ समय बिताते हैं या जो टीवी देखते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, उसको देख के खुश नहीं हो रहे हैं, आपको हैप्पी फील नहीं हो रहा, आप डिप्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस है। अगर आप रोज कपड़े नहीं बदल रहे हैं, अपने चेहरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रोज शॉवर नहीं ले रहे हैं, तो यानी कि आप डिप्रेस्ड हैं। खाने में यदि रुचि खत्म हो गई है, जो भी मिल रहा है वो खा लिया और दुखी मन से हैं, तो यानी आप डिप्रेस्ड हैं। तो जिंदगी को हमें कलरफुल बनाना है, जीना है, खुशियां उसमें
जो है भरपूर रखनी है। तो अब तो श्री राम मंदिर भी बन रहा है, तो उसी पे मैं जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो आप जो है जो भी है भगवान को थैंकफुल करें। आज आपके पास खाने को है, रहने को है, बारिश से धूप से बचने के लिए छत है, जो भी है सब कुछ है। अपने से नीचे लोगों को देखें जिनके पास आज ये भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आपको खुशी मिलेगी कि कम से कम भगवान ने मुझे इतना तो दिया, मैं इसको और अच्छा कर सकूं और बेहतर कर सकूं, और अपने आने वाले 24 घंटे आपके बीते हुए 24 घंटे से बेहतर बनाइए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे इससे पहले कि डाइट पूछूं कि किस तरीके की डाइट को हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए, खाने पीने के तौर पर स्केड्यूल किस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन इसी बीच एक दर्शक का हम सवाल ले लेते हैं। नरेश जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। नरेश, आपका सवाल क्या है? ये मेरा सवाल ये है जी कि मेरी जो टांगें दोनों जी वो नहीं उठती, शरीर बिल्कुल बेकार हो रहा दिवाली से। जी दीपावली से मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं ये बताओ। देखिए, जो ये समस्या बता रहे हैं, मुझे लगता है ये न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो अपने आप फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, और आप रिपोर्ट मुझ तक भिजवाना चाहते हैं तो मुझे भिजवा सकते हैं, मैं आपका अपना नंबर जी शेयर कर दूंगा। और आप न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाएं कि किस वजह से आप जो है आपको टांगों में कमजोरी महसूस हो रही है, कहीं कमर की कोई समस्या है, या कोई हिप में परेशानी है, गिरे थे, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, फिर ही उसका इलाज हो पाएगा। तो अगर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ टेस्ट कराए हैं, तो उसका अगर आप डिटेल शेयर कर सकें, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें मेरे साथ, तो मैं जरूर गाइड करूंगा। मेरी सारी रिपोर्ट है जी। तो यश जी, मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर कर दें प्लीज रिपोर्ट। जी, नंबर मैसेज कर देना। जी चलिए नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से डिप्रेशन आज के दौर में एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, क्योंकि कोई ना कोई परिस्थितियां रहती है कि व्यक्ति तनाव में रहने लगता है, जीने लगता है, फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम उठा लेता है जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और अफसोसजनक होता है। आपने जिस तरीके से बताया कि खुश रहना चाहिए और अपने जितना है संतुष्ट रहना चाहिए, बड़ी बात आपने बताई, लेकिन ऐसे हम बात करते हैं कि इसका स्थायी समाधान और हमें जीवन में किस तरीके से अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। क्या खान पान का असर जब हम कोई बेहतरीन होगा, क्या इस चीज़ से हम बच सकते हैं, और किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी आज के कोरोना टाइम में जो जरूरी है, नेगेटिव चीजों से दूर रहें। ज्यादा नेगेटिव चीजों को ना सुने, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में, बहुत ज्यादा जानकारियां ना डालें, बहुत ज्यादा पढ़ने की इस समय आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट में जिए, ज्यादा आगे का ना सोचें कि भाई भविष्य में क्या होगा, नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले भी स्वाइन फ्लू आया था, पहले भी कई स्पेनिश फ्लू आए थे, कई बीमारियां आई थी, जिन लोगों ने बचाव किया वो सब ठीक रहे। तो उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें। दूसरी चीज, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, हेल्दी खाएं। तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। इस तरह से नाश्ता जो है आपका हेल्दी होना चाहिए, आपकी प्लेट में कई कलर होने चाहिए, ग्रीन भी खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, व्हाइट में मिल्क या एग भी हो, और कार्बोहाइड्रेट भी हो। अगर आप कई रंग की चीजें आपकी प्लेट में हैं, ब्रेकफास्ट में हैं, तो आप बड़ा हेल्दी, आप बहुत ही पौष्टिक खाना खा रहे हैं। ऐसी डाइट लें, एक्सरसाइज जरूर करें, योगा प्राणायाम आवश्यक करते रहें, ताकि अपनी जो कैलोरीज हैं उनको आप अवश्य ही बर्न कर सकें। टू अर्न कैलोरी इज टू बर्न कैलोरी। देखिए, बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज रियलाइज व्हेन इट इज लॉस्ट। स्वास्थ्य की महत्ता हमें तब पता चलती है जब हम बीमार होते हैं, उससे पहले हमें नहीं पता चलती। तो बीमारी तक शरीर को लेकर ही ना जाएं, आप होलिस्टिक हेल्थ पे काम करें। संपूर्ण स्वास्थ्य होता है व्हेन अ पर्सन इज physically, mentally, socially, emotionally and spiritually fit, and there is not only merely an absence of disease, no deficiency disorder, and this life leads to economic and social productivity. उससे उसको आर्थिक मदद भी होती है और सामाजिक मदद भी होती है। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं बुखार को लेकर, क्योंकि बुखार एक आम समस्या है, लेकिन ऐसे में जब मौसम बदलता है तो उसका असर देखने पर मिलता है शरीर को, कि बुखार हो जाता है या फिर गला बंद हो जाता है। इस तरीके की ये आम समस्या देखने को मिलती है। तो आखिरकार बड़ा सवाल यही है, ये बहुत से
जहनों में ये सवाल है कि आखिरकार मौसम बदलते ही बुखार क्यों हो जाता है? जी, देखिए मौसम बदलते ही बुखार होने के बहुत सारे कारण हैं। जी। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस रीजन से है। नॉर्थ की मैं बात करूं तो हाँ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये जी। मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। खाने से रिलेटेड होती है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की बीमारियां होती हैं। उनमें क्या होता है, अगर खाना खराब खाया है उससे साल्मोनेला का यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। छींकने खांसने से रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादातर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शियस कारण होते हैं जिनसे बुखार आता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उससे भी बुखार आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पुरानी डिजीज है जैसे कि अनीमिया, महिलाओं में हम देखते हैं ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उस वजह से भी उनको लो ग्रेड फीवर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा अगर बॉडी में कोई पैरासाइट है, जैसे मलेरिया का पैरासाइट है, कोई और पैरासाइट है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जी। और अब बात करते हैं जिस तरीके से एक बड़ी समस्या ये भी आती है लोगों के अंदर कि खून की कमी हो जाती है। हालांकि इसके बहुत से कारण रहते हैं, लेकिन खून की जो कमी है वो आती क्यों है और किस तरह से हमारे शरीर में कितना लीटर खून होना चाहिए आपके हिसाब से, और एज के हिसाब से इसको कैसे कैटेगराइज करें हम? देखिए, महिलाओं और पुरुषों में इसकी कैटेगरी अलग अलग है। जी। हीमोग्लोबिन ज्यादातर जो हमारा कम होता है डाइटरी कारण देखे गए हैं। वेजिटेरियंस में ज्यादातर B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हेल्दी डाइट लें। आपकी डाइट में फ्रूट्स हों, आपकी डाइट में ड्राई फ्रूट्स हों, आपकी डाइट में मिल्क हो, आपकी डाइट में अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे, चिकन वगैरह सब चीजें भरपूर मात्रा में हो। अगर वेज भी खाते हैं तो एक प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन का। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज की कमी है तो फिर जो है आपकी डाइट हेल्दी नहीं रहती और आपके ब्लड में खून की कमी होती है। इसके अलावा कुछ हेलमेंथिक इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं जो शरीर में ब्लड को बनने नहीं देते। उस वजह से भी जो बच्चों में हम देखते हैं, ज्यादातर अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, बच्चों को हेलमेंथिक इन्फेक्शन होता है। नंगे पैर जमीन पे घूमते हैं, खेतों में खेलते हैं, उससे वो कीड़े शरीर में जा सकते हैं और खून की कमी हो जाती है। ये एक कारण हो सकता है। तो डाइटरी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है और इसके बहुत सरल उपाय हैं। कुछ ऐसी रिसर्च में देखा गया कि अगर हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं अपना दिन में प्रतिदिन एक बार भी, मतलब दिन में एक बार भी, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर गर्भवती महिलाएं या यंग फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में वो चना और गुड़ खाती हैं रेगुलर, तो उनको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। तो जो हमारी पुरानी पद्धति है भोजन की, उन चीजों को हमें खाते रहना चाहिए। जंक फूड पे ज्यादा रिलाय नहीं करना है, पैकेज फूड पे ज्यादा रिलाय नहीं करना है। मौसम में जो नई हरी सब्जियां आ रही हैं उनको बराबर मात्रा में लेना है। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो खून की कमी नहीं होगी, यानी अनीमिया नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं मंजू चंडीगढ़ से। मंजू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका आम समस्याओं को लेकर जहन में सवाल क्या है? हेलो जी मंजू, आपका सवाल क्या है? हेलो जी मंजू जी, आपका सवाल क्या है? ये है जैसे कि रात को नींद नहीं आती, पैरों में दर्द, बेचैनी लगी रहती है और ऐसे लगता है जैसे वही नसों से कुछ रिलेटेड है, जैसे सर 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 चलता रहता है। जी ये दिक्कत तो है। एक तो बिल्कुल जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है आप अपना एक CBC की जांच जरूर कराएं, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा के, अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा के, कहीं शरीर में खून की कोई कमी तो नहीं है, B12 की, विटामिन D की कोई कमी तो नहीं है। और अपनी डाइट को अच्छा रखें। डाइट में फ्रूट, एक फल जो सीजनल है वो जरूर खाएं। मिल्क की मात्रा अच्छे से लें। इस समय अगर दही, छाछ लेना चाहते हैं वो अच्छे से लें। कुछ ड्राई फ्रूट अच्छे से लें। अगर डायबिटिक नहीं है तो सभी तरह से फ्रूट खा सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फल होते शुगर भी हैं, आज टेस्ट कराया है, बता रहे हैं थोड़े है। तो आप अपने शुगर के लेवल्स को भी कंट्रोल में रखें, अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस कर सकें, क्योंकि शुगर की मात्रा जब बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने शुगर के लेवल्स कंट्रोल रहें, नियमित रूप से दवाई लेते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और अपने फैमिली फिजिशियन से बात करके एक CBC, अपने खून की जांच जरूर कराएं। नहीं, ब्लड भी कम है, आज सारा टेस्ट कराए हमने।
जी जी, तो हाँ ब्लड जी। कम है, उसी वजह से ऐसा 4 है। ग्राम कुछ आपके डॉक्टर ने आपको जरूर टॉनिक और ताकत के कुछ कैप्सूल्स दिए होंगे, जिससे शरीर में खून अच्छा बनने लगेगा। और डाइट में कुछ सुधार लाएं, हरी सब्जियां, साग आदि ये ज्यादा खाने लगे। चलिए मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे खून को लेकर, तो हमें सावधानियां किस किस तरीके से बरतनी चाहिए और किस तरीके से हमें बचाव करना चाहिए? देखिए, अगर मैंने बताया खून की बीमारियां हैं यानी कि हेलमेंथिक इन्फेक्शन, जी तो कोशिश करनी है कि बाहर जब जा रहे हैं तो नंगे पैर ना हो। जी खुली मिट्टी में जा रहे हैं, अगर खेतों में गांव में लोग जा रहे हैं तो नंगे पैर ना हो, हमेशा चप्पल, सैंडल, जूते पहने रखें। बारिश के महीने में ये जो हेलमेंथिक इन्फेक्शन होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये बॉडी में आ जाते हैं। सरकार का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें गाँव में सभी बच्चों को स्कूल के माध्यम से डीवॉर्मिंग टैबलेट दी जाती है, ताकि शरीर में कीड़े ना रह सकें। जी। और एक बीमारी के बाद में बात करते हैं नज़ले के बारे में। नज़ला होता क्यों है, इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, नज़ला जुकाम जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जी ज्यादातर लोगों के छींकने और खांसने की वजह से ये फैलता है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो बाजू में छींके खांसे, हाथों को अच्छे से धोते रहें, चाहे सैनिटाइजर से या साबुन पानी से, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उससे कोरोना का भी बचाव होता है और किसी भी नजले जुकाम का बचाव होता है। ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ एकदम से, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा भोजन ना लें। तुरंत गर्म पकाया हुआ जो भोजन होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये भी एक नज़ले के साथ है कि समझ में आता है कि नज़ला होता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्या ऐसी भी कोई समस्या आती है इसके साथ? जी, जैसे अभी जो समस्या चल रही है कोरोना की, जी उसमें नजला जुकाम जो है माइल्ड फ्लू लाइक बीमारी होती है, और जी उसमें सांस लेने में तकलीफ बन जाती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां हैं, आपके श्वास प्रणाली की बीमारी जी है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसके अपर या लोअर भाग में कोई भी इंफेक्शन, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जाएगा, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द ये तो शुरू होगा। फिर धीरे धीरे वो निमोनिया भी बन सकता है, लंग को ज्यादा डैमेज भी कर सकता है, और भी समस्या हो सकती है। तो उसमें सांस फूल सकती है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर, छोटा सा मशीन आती है, उसको आप अपनी उंगली में चेक लगा के चेक कर जी सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कहीं लो तो नहीं हो रहे। जिन लोगों को सीजनल समस्या है वो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर जा रहे हैं तो इस समय कोरोना से बचाव के लिए भी मास्क का इस्तेमाल करें, जो बहुत जरूरी है। हाथों की जी सफाई रखें और कोशिश करें धूल मिट्टी वाले एरिया में जाने से बचें। जी। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना को लेकर भी जिक्र किया है, तो कोरोना को लेकर हम आते हैं। मैं एक बारी पढ़ रहा था इसको लेकर, फैक्चुअल बेस्ड एक रिपोर्ट आई थी कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट बहुत अंतर है उसमें, क्योंकि जो आरटीपीसीआर के जो टेस्ट होते हैं 90% तक उसमें विश्वास किया जा सकता है, 10% की गुंजाइश होती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अब देश में दो तरीके से टेस्ट चल रहे हैं, एक चल रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट और दूसरा चल रहा है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट पे हम क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कोरोना को लेकर जिस तरीके से अब जो रफ्तार तेज हो गई है जांच को लेकर, वो एंटीजन टेस्ट से की जा रही है। क्या हमें विश्वास करना चाहिए हमारी सरकारों को, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है ये? और किस तरीके से एक मरीज जो कोरोना का है वो किस तरीके से विश्वास खुद को दिला पाएगा कि मैं पॉजिटिव हूं या फिर नहीं हूं? क्योंकि बड़ी समस्या तो ये है कि कोरोना को लेकर असिम्टोमेटिक भी अब कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं बड़े स्तर पे। बहुत ही सिंपल सा रूल है, यदि जी लक्षण है तो आरटीपीसीआर कराना है। जी ठीक है, और आरटीपीसीआर पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी आ सकता है। आपने जी बताया कि कुछ परसेंट उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। जी वो इसलिए हो सकती है कि जिस तरह से सैंपल लिया गया है आपका स्वैब का, नोज से या थ्रोट से, वो एडिक्वेट नहीं लिया गया, जी इस वजह से आपका वो पॉजिटिव नेगेटिव आया है, वो मिस हो गया। ठीक है, पर जो दूसरा एंटीजन या एंटीबॉडी जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जी वो डिपेंड करते हैं डेज के हिसाब से। तो वो अगर पेशेंट गलत दिन उन टेस्ट को करा लेता है तो उसकी रिपोर्ट उतनी रिलायबल नहीं आती। आप जो बात कर रहे हैं रैपिड टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो जी विद इन फ्यू मिनट्स रिपोर्ट दे देते हैं, वो जी एक बिल्कुल स्क्रीनिंग, एक होता है स्क्रीनिंग और एक होता है जी स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक। जो स्क्रीनिंग होता है वो लार्ज स्केल पे की जाती है। मान लीजिए एक कंटेनमेंट जोन जी था, वहाँ 30 केस थे, अब सरकार ने वहाँ हर एक घर के सैंपल लेने चाहे, तो वो रैपिड टेस्ट करा लेंगे देखने के लिए कि किसी का पॉजिटिव है। जी जिसका पॉजिटिव है उसका फिर आरटीपीसीआर से कंफर्म कर देंगे, या अगर उसे लक्षण है तो उसका वो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव भी रिलायबल है, उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। 3 चीजें हमें बहुत जरूरी याद रखनी है, वो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट।
ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करना है जो कंटेनमेंट जोन में है या कोरोना मरीजों के आसपास हैं, उनके कॉन्टेक्ट को ट्रैक करना है, वो जिन जिन से मिले कुछ दिनों में, और उनका ट्रीटमेंट करना है। एक देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने कितनी अच्छी मुहिम छेड़ी, उन्होंने ट्विटर पे बकायदा लॉन्च किया, बताया कि भाई मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जो जो मुझसे मिला है वो आइसोलेट कर लो। तो लोगों को भी ये चीजों को समझना चाहिए, एक संदेश लेना चाहिए कि हम अगर हमारे में लक्षण हैं, हम पॉजिटिव आते हैं तो हम आइसोलेट करें बीमारी को और लोगों में ना फैलाएं। मतलब जांच करवानी चाहिए, अगर किस तरीके से ईमानदारी खुद के प्रति दिखानी चाहिए, बड़ी बात यह है। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं प्रदीप भयाना से। प्रदीप, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल मेरा ये है जी। हेलो जी प्रदीप जी, आप बोलिए, आप सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। सवाल नजला जो है कितनी मात्रा में शरीर में होना चाहिए, कितना निकलना चाहिए? क्योंकि योगा के थ्रू हम नजला बाहर निकालते हैं जी, योगा के थ्रू बाहर निकालते हैं नजला। नजला किसे आप कहते हैं सर? जुकाम को कहते हैं क्या, मतलब कफ को? बलगम जो होती है जो। देखिए क्या है, जो हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन होता है, कुछ सिक्रीशंस हमारी बॉडी में, लंग्स में, हमारी नाक में, इस पूरे सिस्टम में होती हैं। वो इसलिए होती है कि कोई भी धूल मिट्टी कीटाणु अगर हमारे शरीर में आ रहा है तो वो उसके साथ चिपक के बाहर निकल सके। तो जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, उस केमिकल्स की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है बॉडी में और बलगम ज्यादा बनता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो बहुत ही ज्यादा बन रहा है, नहीं निकल पा रहा, तो कई बार आपको नेबुलाइजेशन की, इनहेलर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर को चेस्ट एक्सरे कराना पड़ सकता है, सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है देखने के लिए कि लंग का कौन सा भाग कितना अफेक्टेड है। और अगर थोड़ा बहुत कफ आ रहा है तो वो सीजनल भी हो सकता है मौसम में जो बदलाव है या कुछ आपने ठंडा गर्म खाया उसकी वजह से थोड़ा सा है। बट अगर हल्का फुल्का है, आपको बुखार नहीं है, कोई और लक्षण नहीं है, डॉक्टर साहब, तो मैं आपको इस बीच एक रोकना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम नजले पर पहले भी बात कर चुके हैं, हो सकता है कि उनको समाधान पहले ही मिल गया हो, क्या है कैसी हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, आर.के. गोयल। आर.के. गोयल जी, आपका सवाल क्या है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है सर? सवाल ये है सर, मुझे टीबी की शिकायत है, उसकी मेडिसिन चली हुई है। एजीपीटी और एजीओटी जो लीवर में बढ़ता है जी, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, खान पान में या फिर मेडिसिन में? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है मुझे। जी, तो बिल्कुल जो आपकी टीबी की दवाइयां चल रही हैं उसकी वजह से उनका साइड इफेक्ट होता है कि लीवर के एंजाइम थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी आप दवा ले रहे हैं उसे लिवर को मेटाबोलाइज करके किडनी से एक्सक्रीट करना है बॉडी ने, तो इस वजह से वो लिवर एंजाइम का काम थोड़ा बढ़ा हुआ है और वो बढ़ जाते हैं। आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो दवाइयों की डोज को अगर रेगुलेट करना चाहेंगे, लेवल्स बहुत ज्यादा हैं तो वो रेगुलेट करेंगे और शायद कुछ और दवाइयां भी ऐड करें। अमूमन मरीज जिसमें टीबी की दवा नहीं चल रही है, अगर वो अपना वेट लॉस करता है, फैट का इंटेक कम करता है बॉडी में, तो उससे वो लिवर एंजाइम ठीक आ सकते हैं, नॉर्मल आ सकते हैं। चलिए आर.के. गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शुभांग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और जिस तरीके से आपने बताया कि अगर एक अच्छा शरीर है, जैसे कि हमने शुरुआत में सवाल पूछा था, अगर आपको बीमारी मुक्त रहना है तो आपको डाइट को भी बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।